SDM online classes. So it's our second chapter, 7th class, respiration in animals and plants. So previous video में हमने डिस्कस किया था how do the respiration in animals takes place. ठीक है, तो हमने अभी तक उस पे मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ पढ़ा था कि what is respiration, what is the difference between the breathing and respiration. ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था कि देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन. तो हमें इसमें इंस्पायरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेलेशन, मतलब इसमें रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद हमने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद हमने उसमें और भी एक चीज डिस्कस की थी कि हाउ द रेस्पायरेशन की जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे वो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, और हाउ द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर मसल सेल्स. ठीक है, आई होप सो कि आपको वो सारा जो वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो आपको लर्न होंगे. अगर नहीं भी होंगे तो इट्स ओके, आप उसको दोबारा रिप्ले करके उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन इजिली कनेक्ट विद आवर पार्ट 2 वीडियो. सो रेस्पायरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इसमें सबसे पहले हम बात की थी हमने कि ब्रीदिंग आपको मैंने सिंपली क्या कहा था कि इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म प्रोसेस है कि इनमें टेकिंग अ फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन. ऐसी फ्रेश एयर को हम इनहेल करते हैं दैट इज रिच इन ऑक्सीजन. रिच इन ऑक्सीजन का मतलब कि उस एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है दैट आर वेरी मच. ठीक है, ऑक्सीजन उसमें ज्यादा है, उस एयर को हम ब्रीद इन करते हैं. ठीक है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सी जो गैस जो एयर रिलीज होती है हमारी, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है, ये सिंपल है हमारा कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन that is called inhalation and giving out the carbon dioxide is called exhalation. So these are the terms breathing, inhalation and exhalation. ठीक है, तो हमारा अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की तो एक ब्रीद का मतलब है inhalation and 1 exhalation. तो that is called 1 breathe. और इसी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में हम उसको जो टोटल कितनी बार हम लोगों ने 1 मिनट में कितनी बार इनहेल और एक्सहेल किया, सो दैट इज कॉल्ड आवर ब्रीदिंग रेट. दैट इज कॉल्ड आवर ब्रीदिंग रेट. अब ये ब्रीदिंग रेट बढ़ता कम होता रहता है. एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज्यादा कंज्यूम करनी होती है जिस टाइम हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं. तो इसीलिए तो मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो लैक्टिक एसिड आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं लैक्टिक एसिड्स के, उसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होना शुरू होता है. दैट्स अ टेम्पररी पेन. ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब ऑक्सीजन का कंटेंट हम रेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन हमारा बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो मसल है, जो स्ट्रेन है हमारी मसल में, वो ठीक हो जाता है. ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज इट्स ब्रीदिंग रेट. ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रीथ किया. ठीक है, और यहाँ पे ये आपका लंग्स तक पहुंचा, और यहाँ पे जैसे आप सांस लेते हो, अगर अपना सांस लेके देखो, तो आपका जो चेस्ट है वो फूल जाती है उसमें. ठीक है, और जब आपका सांस आप इसमें क्या करते हो, बाहर करते हो, तो ये चेस्ट अंदर की साइड हो जाती है. सो दैट इज ब्रीदिंग, ब्रीद इन, और ये ब्रीथ आउट है. ये इनहेलेशन है, ये आपका एक्सहेलेशन है. नेक्स्ट हमारा है हाउ डू वी ब्रीद. सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक तो हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. अब आता है कि हाउ डू वी ब्रीद. ठीक है, बहुत सिंपल है कि हम नोज के थ्रू हम इसमें इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, बट इट्स नॉट दैट सिंपल कि उसमें हम लोग कैसे ब्रीद करते हैं, वो हम इसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं. सो जब ये ब्रीदिंग का जो स्टेप आता है तो इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, द वेरियस ऑर्गन्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. ठीक है, अब इसमें क्या करते, कौन कौन से जो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे जो इन्वॉल्व होते हैं, मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व करते हैं. सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल क्या होता है, ये जो नाक है, नाक में जो 2 होल हैं दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स.
ठीक है। उसके बाद नॉस्ट्रिल, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के थ्रू गई, अंदर पहुंच गई नेजल कैविटी में। नाक की जो कैविटी है अंदर की साइड, होल के दोनों होल के अंदर का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। और उसके बाद गले के पास जहाँ पे आपने फूड पाइप पढ़ी थी कि यहाँ पे फूड पाइप है, फूड खाना जो है वो हमारी बक्कल कैविटी से बाद फूड पाइप के थ्रू जाता है। सेम एज फूड पाइप के पीछे ही एक और पतली सी पाइप है दैट इज कॉल्ड विंड पाइप और ट्रैकिया। द अनदर नेम ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया यहाँ पे विंड पाइप क्या करती है, कार्टिलेजनस रिंग बने होते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह से इसमें विंड पाइप बनी होती है, फूड पाइप के पीछे ही होती है ये इस तरह से आपकी ट्रैकिया बनी होती है। लेकिन इसमें क्या करती है, इस तरह से रिंग बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से रिंग बने होते हैं, कार्टिलेज के रिंग बने होते हैं इसमें। ये आपकी विंड पाइप है। ठीक है, इसमें कार्टिलेज के रिंग बने होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, जब एयर जाती है तो ये फूल जाती है, लेकिन अगर इसमें जब एयर नहीं है तो वो कोलैप्स हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, विंड पाइप में जो उसकी जो स्ट्रेंथ, स्ट्रेचनेस है, जो उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए कार्टिलेजनस रिंग बने होते हैं उसके अंदर। तो ये रिंग आपके उस पाइप को एज इट इज रखते हैं ताकि ऑक्सीजन आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना कंटिन्यूसली उस पाइप में से होता जाए, नहीं तो पाइप ये बंद हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो विंड पाइप के बाद यहाँ पे जब ये आपका ट्रैकिया अंदर जाता है तो यहाँ पे ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया किसमें डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये कहाँ ओपन करता है हमारे, ये हमारे लंग्स के अंदर ओपन करता है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे लंग्स के अंदर ये ओपन करेगा, तो ये हमारे लंग्स आगे। और लंग्स जिसके ऊपर रेस्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर किसका, आगे डायग्राम बना रही है तो आपको मैं वैसे एक डायग्राम बना, तो इस पे ये रेस्ट करते हैं, ये आपके डायाफ्राम है। क्लियर हुआ ये? आगे आपको जो एक्चुअल पिक्चर है वो बना रही है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये रफ सी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये क्या है, हमारा ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो ये हम ध्यान से इसको अगर समझोगे तो इसका जो मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप आप इसको बहुत क्लियरली समझ पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये दिस इज द नेजल कैविटी। ठीक है, ये आपके नॉस्ट्रिल्स है, ये नाक के थ्रू ये जो दो होल है दैट इज नॉस्ट्रिल। ये नाक के अंदर का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। ये नॉस्ट्रिल्स हैं, ये नाक के अंदर, और ये अंदर जाके ये क्या है, नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में ये साइनस है, ये आपका, ये आपको ये लर्न है, अभी नहीं लर्न करना आपको, सिर्फ ये है नॉस्ट्रिल है और ये नेजल कैविटी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका माउथ है, माउथ के आगे ये आपकी ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी जिसको हम कहते हैं। उसके पीछे ये फेरिंग्स है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आगे ये आपकी फूड पाइप आ गई है। फूड पाइप के साथ आगे ये लैरिंग्स है, जहाँ पे वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, जहाँ से आवाज आती है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद आपका ये है दैट इज ट्रैकिया। ये जो आपको मैंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बताया था दैट इज ट्रैकिया। ये आपको रिंग क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रैकिया है। और इसमें ये आपके ये जो ट्रैकिया आपका दो पार्ट के अंदर आगे डिवाइड हुआ। ठीक है, आपको लंग्स पता है रिब केज के अंदर होते हैं, रिब केज के अंदर ये इस रिब केज के अंदर ये लंग्स है, और यही एक साइड पे हार्ट भी होता है, लेफ्ट साइड पे। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे ये दो साइड में ब्रेक हुआ और ये हमारे लंग्स आ गए। ठीक है, अब ये लंग्स ने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपके ट्रैकिया है ये आपका ब्रेक हुआ, और आप फर्दर छोटी छोटी ये और ब्रांचेस देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जब ये आपका और डिवाइड होता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाएंगे आगे, ये लंग्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपका एसेक लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड एल्व्यूलाई, दैट इज कॉल्ड एल्व्यूलाई। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये जो ऑक्सीजन गई, ये जो आपका ऑक्सीजन अंदर आई नॉस्ट्रिल के होते हुए यहाँ लंग्स तक पहुंची, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गई और ऑक्सीजन अंदर आई, ये एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्पिरेशन जब ये इंटरनल टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, जब ये एल्वुलाई इन इंटरनल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, सो इट्स इजी टू राइट what is external respiration, that is also called a breathing, and what is internal respiration, that is called respiration, जो cellular respiration हम इसको कहते हैं।
ठीक है। सेलुलर का मतलब ये सेल के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है। अब एयर सारी इसमें एल्वुलाई के अंदर आ गई और यहाँ से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ सेल कनेक्टेड है, यहाँ से ऑक्सीजन आपकी डिफरेंट सेल्स के अंदर जाएगी और वहां पे फूड की ब्रेक डाउन करेगी और वहां पे और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये आपका लेफ्ट लेग उसमें लंग्स आ गया, ये आपका राइट लंग, इसमें इसका लेफ्ट आ गया यहाँ पे, और ये आपका राइट लंग है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, ठीक है। उसमें आ गया ये पैराइटल प्लूरा है, ये आपका लंग्स की इंटरनल लेयर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ये आपका रिब केज है। ये आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर बना हुआ है, सारा रिब केज के अंदर बना हुआ है ये। और ये क्या है, डायाफ्राम, जिसपे ये लंग्स हमारे रेस्ट करते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म क्या है कि ऑक्सीजन जब अंदर जाती है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, ठीक है। तो यहाँ से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन अंदर एंटर की, ठीक है, अंदर एंटर की। यहाँ पे एल्वुलाइज ने इस एयर को भरा। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एयर की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, जो आपके एडजॉइनिंग सेल्स है वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो वो यहाँ से ऑक्सीजन पास ऑन हुई सेल्स के अंदर। ये क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? और यहाँ पे सेल्स के अंदर पहुंच के वो बॉडी के सारे पार्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचे। अब हम बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में जो आपको अभी मैंने पूरा समझाया वही आपको वर्ड्स में लिखना है, जो हम एक बार यहाँ पे रीड करेंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ये तो आपको समझ तो आ गया। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं कि व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। क्लियर हुआ कि जब हमने क्या किया, एयर इनहेल की, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, और कहाँ पहुंची, नेजल कैविटी में। यहां तक बिल्कुल क्लियर आप लिख पाओगे। अब नोज से एयर कहाँ बताई थी, लंग्स के अंदर, और कैसे गई थी, थ्रू वेंट पाइप और ट्रैकिया, ठीक है। अब आपको बताया ट्रैकिया डिवाइड हुआ था किसमें, ब्रोंकाई में। ये आपको बताया था ना इस तरह से स्ट्रक्चर कि ये आपका ट्रैकिया आ गया और यहाँ पे ये आपका डिवाइड हुआ, ये हो गया डिवाइड यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब ये ब्रोंकाई कहाँ एंटर किए, लंग्स में, ये भी आपको क्लियर है। ब्रोंकाई एंटर के, बार बार आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि ये सिर्फ आपको 7th में नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे रेस्पिरेशन आपको 8th में भी पढ़नी है, ये आपको पूरा चैप्टर 9th में पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। तो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि 6th में मैकेनिज्म सांस लेने का कुछ और है, 7th में कुछ और है, 8th में कुछ और है, नो, बेसिक यही रहेगा, बस उसमें कुछ टर्म्स ऐड होती जाएंगी आगे आगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, यहाँ तक कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोंकाई ने एंटर किया, लंग्स में कर दिया, ठीक है। अब लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ बताए, चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है, जो रिब केज है हमारी उसके अंदर प्रेजेंट है और सराउंडेड बाय रिब्स। कहाँ है, चेस्ट कैविटी बनी है और उस किससे कवर है, हमारे लंग्स रिब्स के अंदर कवर है, ठीक है। प्रोटेक्शन भी तो देनी है, आपको पता है कि हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है, जितने हमारी बोन्स हैं, वो सबने उसके अंदर हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन दी गई है, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो किडनीज है, वो बाहर से स्केलेटन सिस्टम से वो कवर है अंदर, क्योंकि दीज ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स और हमारी जो मेन लाइफ प्रोसेसेस है वो इसके बगैर नहीं चलेंगी। अगर हम जिंदा हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ऑल दीज डेलिकेट ऑर्गन्स। सो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लंग्स प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी में और चेस्ट कैविटी को कवर किसने किया है, रिब्स ने। अब आगे पहुंचते हैं। दे आर स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर ही बताया ना, ये देखो कैसे बैग की तरह स्ट्रक्चर बने हैं, और एनक्लोज्ड थिन वॉल्ड, इसमें लेयर्स हैं, ठीक है। ये पेरिन्यूरल जो लेयर्स बताई थी वो लेयर से कवर है, और इसके अंदर क्या बनाए हैं, छोटे छोटे क्या बनाए थे, एल्बुलाइज, जो एयर सैक बनाए थे, यहाँ पे हमने छोटे छोटे एयर सैक्स बनाए थे, वो एयर सैक्स है एल्बुलाइज। जितने ज्यादा एल्बुलाइज होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन उन लंग्स के अंदर एट ए टाइम स्टोर होगी और उतना ही ज्यादा रेस्पिरेशन आप हो गया, अच्छे से हो गया। और हमें आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर चाहिए हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो आपको अभी स्ट्रक्चर्स कवर बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। अब लास्ट क्या बताया था, फ्लैट सर्कुलर मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम, ये बेस बनाती है चेस्ट का। यहाँ पे
या इस तरह से यहाँ पे एक डायफ्राम, इस तरह से ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा सा सर्कुलर है, मैंने स्ट्रेट बता दिया, थोड़ा सा सर्कुलर है। ये आपके ये मूवमेंट, ये जो डायफ्राम एंड रिब केज, जब ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, जब सांस हम लेते हैं, जरा एक लंबी सी ब्रीथ लेके देखो। जब हम सांस ऊपर लेते हैं तो आपने देखा कि आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ा सा आगे होती है और आपको ऐसा जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ताकि हम उसके अंदर सांस ले रहे हैं। जब आप कोई जूस पीते हो तो क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। सक्शन में क्या है, आप उसमें स्ट्रॉ के अंदर एक मतलब हवा भरते हैं, ऐसे करके करते हैं तो उसके अंदर जूस मुंह में आता है। तो सेम एज जब हम ऊपर करते हैं एक स्पेस बनता है और वहां से ऑक्सीजन जो है हमारी नाक के थ्रू अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये इनहेलेशन में रिब्स क्या करती हैं, मूव अप करती हैं, और डायफ्राम कहाँ जाता है, मूव्स डाउन। रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, ताकि इसमें लंग्स के अंदर जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। क्लियर हुआ ये? तो ये मेन चीज है लर्न करने की अब तक, कि आपके इनहेलेशन में रिब्स मूव अप और डायफ्राम मूव्स डाउन। कहाँ, जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेके देखो तो क्लियर होगा कि रिब्स हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और डायफ्राम को फील नहीं कर पाओगे। वो तो आप अगर एब्डोमेन अपने पेट पे हाथ रखोगे तो थोड़ा सिर्फ आपको मूवमेंट देगी सांस ऊपर और नीचे की, डायफ्राम की मूवमेंट आपको समझ में नहीं आएगी ऐसे। उसके बाद ड्यू टू द मूवमेंट वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, ठीक है, एंड एयर प्रेजेंस प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एयर प्रेशर जो होगा लंग्स के अंदर डिक्रीज होगा। तो हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो गैसेस जो ये मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अगर लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा तभी तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करेगी। अब हमने पंप तो लगा नहीं रखा है अपने मुंह में कि बटन स्विच ऑन किया और अगर पानी का प्रेशर कम भी है तो मोटर ऑन करके हम उसके पानी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो हमारी बॉडी में पंप तो है नहीं उसमें हार्ट के अलावा। तो इसके लिए हमें यहाँ का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है इस मूवमेंट की वजह से। ये जो हमारे रिब्स अप हुए और डायफ्राम डाउन हुआ, इसकी वजह से हमारा इसका जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का ये इंक्रीज हुआ, स्पेस इंक्रीज हुआ और एयर प्रेशर कम हो गया। अब एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैविंग हाई प्रेशर rushes into lungs through the nostril and the lungs and gets filled with air। lungs हमारे किससे भर गए, एयर से भर गए। ये समझ आया आपको कि कैसे आपको एयर अंदर गई, कहाँ कैसे लंग्स तक पहुंची। अब लंग्स तक जो है वो अब क्या हो गया, अब एक्सहेलेशन हो रही है। अब क्या हो रही है, एक्सहेलेशन हो रही है। ऑक्सीजन अंदर पहुंच गई लंग्स में, एल्वुलाई ने अपना काम शुरू कर दिया। एल्वुलाई ने लंग्स ऑक्सीजन सारी बॉडी में सप्लाई करी, सारे सेल्स में से क्या निकला, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, बाहर क्या कम है बॉडी में, तो वो सारी क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारी बाहर निकलने लगी है। तो इसमें अब प्रोसेस देखना क्या हो रही है, एक्सहेलेशन में रिब्स क्या करेंगी, मूव डाउन इनवर्ड्स, बल्कि डायफ्राम क्या करेगा, मूव अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। ऊपर आएगा डायफ्राम और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर थी, हमारे लंग्स के अंदर थी, वो सेल से पहुंच के लंग्स तक आ गई और लंग्स से बाहर निकल गई। इसमें उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया था, तो यहाँ चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो गया। ठीक है, लंग्स का भी हो गया। ड्यू टू दिस द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज एंड एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट। ये सारा इसमें स्टोरी थी कि कैसे सांस अंदर गई, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। सो अच्छा, ये यू कैन फील दिस मूवमेंट बाय कीपिंग योर हैंड ऑन द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब अपने पेट पे हाथ रखो अपने चेस्ट के पास, तो आपको सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, तो उससे आपको एक मूवमेंट तो समझ आएगी। रिब्स का ऊपर होना, चेस्ट का बाहर की तरफ होना जब आप इनहेलेशन करते हैं वो क्लियर होगा, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायफ्राम को आप फील नहीं कर पाओगे इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब ये तो हमें पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उसमें कुछ अमाउंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आता है।
अब ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन फिल्टर लगा हुआ है हमारे नाक में, हमारे मुंह में, कि सिर्फ भाई हम तो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को मना कर देंगे, बाकी जो पार्टिकल्स है उनको मना कर देंगे। ये पार्टिकल्स अगर मुंह से सांस लोगे तो अंदर जाएंगे, बट हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज एडवाइज टू टेक अ ब्रीथ थ्रू द नोज। क्यों? नोज के अंदर जो ये हमारे नाक में हेयर्स प्रेजेंट हैं और ये म्यूकस जो प्रेजेंट है, ये डस्ट पार्टिकल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड इट। और अगर फिर भी कोई चला जाता है, इमीडिएटली वी हैव स्नीजिंग, हमें छींक आ जाती है, तो ये एयर पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। मुंह से तो ऐसा कुछ है नहीं, मुंह से अगर बोलते रहे सांस के थ्रू हमारे कोई जर्म्स भी अंदर जा सकते हैं। तो बात पे कहती है कि अगर हम इनहेल एयर में क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आती है 21%, उसके साथ कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी आता है, ठीक है। एक्सहेल्ड एयर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं 4.4%, उसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है साथ में। क्लियर हुआ कि ये नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकले, उसमें कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का भी बाहर निकलता है साथ में। जितनी यूज होनी है उतनी यूज कर लीजिए, बाकी की ऑक्सीजन है वो बाहर भी निकलती है। ये ऑक्सीजन गई अंदर, लंग्स तक पहुंची, और ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम आपने देखा कि इसका क्या हुआ, डायफ्राम क्या हुआ, नीचे की तरफ गया, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो एक्सपैंड हुए दिख रहे हैं यहाँ पे लंग्स, ठीक है। और जब एक्सेलेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकले तो क्या हुआ, डायफ्राम देखो ये आपका कितना ऊपर की पोजीशन में पहुंचा है, ये अपवर्ड हुआ है, और लंग्स के साइज देखो कितना छोटा हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ताकि सारी की सारी पूरा ऐसे स्पंज को जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है ना सारा, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए ये अपने आप को स्क्वीज करता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो दिस इज द how the living organisms, how the human beings, animals breathe through the nostril, through the lungs, and what happen inside the lungs, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे ऑक्सीजन अंदर गई, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, कैसे उसको रिबकेज कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, ये सारा हमने इस वीडियो में देखा, ठीक है। और ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन write me in comment box, you can ask me the questions, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो you can free to ask me। तो आपको ये यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स की रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे और साथ में जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिशेज हैं, वो कैसे रेस्पायर करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेस्पायरेशन में जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमारे में लंग्स हैं, फिशेज डोंट हैव लंग्स, ठीक है। जो इंसेक्ट्स हैं दे डोंट हैव लंग्स, तो दे हैव, तो ऐसा नहीं कि वो सांस नहीं लेते हैं, दे ऑल्सो ब्रीथ। If they are living, they also respire, they also breathe. So they have a different type of other respiratory organisms sometimes, but we have a complex one, another are the simpler, others have the simpler ones. So all these topic we have discussed in the next video. Till then, keep watching. Thank you so much.